सोनगढ़ नाम के छोटे से गांव के किनारे एक जर्जर सी झोपड़ी में गरीब किसान गोपाल अपनी इकलौती बेटी सावित्री के साथ रहता था। उनकी जिंदगी इतनी कठिन थी कि कई बार पूरे दिन की मेहनत के बाद भी रात को चूल्हा नहीं जलता था। फिर भी गोपाल हमेशा मुस्कुराकर सावित्री से कहता था कि मेहनत करने वाला इंसान देर से सही लेकिन हारता कभी नहीं है। एक सुबह जब वो खेत जाने के लिए उठा तो उसने सावित्री से कहा कि आज दोपहर तक खाना लेकर खेत पर आ जाना, क्योंकि उसे बहुत काम निपटाना है। ये सुनकर सावित्री कुछ पल चुप रही और फिर धीमी आवाज में बोली कि पिताजी, घर में बस 2 सूखी रोटियां बची हैं और आटा बिल्कुल खत्म हो चुका है। ये सुनकर गोपाल कुछ क्षण शांत रहा, लेकिन तुरंत मुस्कुराकर बोला कि उसे आज भूख ही नहीं है, और वो सारी रोटियां सावित्री को खिला गया, जबकि वो खुद खाली पेट खेत की ओर निकल पड़ा। रास्ते भर वो सोचता रहा कि कब उसकी बेटी की जिंदगी बदलेगी और कब वो उसे इस गरीबी से बाहर निकाल पाएगा। उसी समय गांव का सबसे चालाक और लालची व्यापारी सेठ मदन लाल अपने नौकर कालिया के साथ उसी रास्ते से गुजरा और उसकी नजर दूर खड़े गोपाल के हरे भरे खेत पर टिक गई। उसने रुककर कुछ देर खेत को ध्यान से देखा और फिर धीरे से कालिया से कहा कि इतनी उपजाऊ जमीन किसी गरीब के पास अच्छी नहीं लगती और बहुत जल्द ये जमीन उसके नाम हो जाएगी। कालिया ने डरते हुए कहा कि मालिक, गोपाल अपनी जमीन कभी नहीं बेचेगा, क्योंकि यही उसका सहारा है। ये सुनकर सेठ मुस्कुराया और बोला कि दुनिया में हर इंसान की कोई ना कोई मजबूरी होती है और वो मजबूरी ही उसकी असली कीमत होती है, जिसे खरीदना वो अच्छी तरह जानता है। उसी दिन सेठ सीधे गोपाल के पास पहुंचा और बनावटी चिंता जताते हुए उससे उसकी परेशानी पूछने लगा। पहले तो गोपाल कुछ नहीं बोला, लेकिन जब सेठ ने बार बार जोर देकर पूछा तो आखिर उसने घर की तंगी की बात बता दी। और यही सुनकर सेठ ने तुरंत जेब से कुछ पैसे निकालकर उसे दे दिए और कहा कि इसे मदद समझकर रख लो और आराम से खेती करो। गोपाल को लगा जैसे भगवान ने उसकी सुन ली हो और उसने दिल से धन्यवाद कहा, लेकिन उसे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये मदद नहीं बल्कि एक ऐसा जाल था जिसमें वो धीरे धीरे फंसने वाला है। अगले कई महीनों तक गोपाल ने दिन रात मेहनत की और सावित्री भी हर काम में उसका हाथ बटाती रही। कभी पानी भरना, कभी खेत में बीज देना, कभी पशुओं की देखभाल करना। वो हर काम में अपने पिता का साथ देती रही और दोनों को भरोसा था कि इस बार की फसल उनकी किस्मत जरूर बदल देगी। आखिरकार जब फसल तैयार हुई तो पूरे गांव में सबसे अच्छी फसल गोपाल के खेत में ही लहलहा रही थी। और ये देखकर सावित्री खुशी से बोली कि अब उनकी गरीबी जरूर खत्म हो जाएगी और वो नया हल भी खरीद सकेंगे और घर की छत भी ठीक करवा सकेंगे। लेकिन उसी समय सेठ मदन लाल फिर वहां आ पहुंचा और उसने मुस्कुराते हुए कहा कि वो पूरी फसल खरीदना चाहता है। गोपाल ने सामान्य कीमत बताई तो सेठ ने उससे ज्यादा देने का लालच दिया और कहा कि वो 10,000 रुपए देगा, लेकिन एक छोटी सी शर्त है कि फसल जिस हालत में है उसी हालत में उसे देनी होगी। ये सुनकर सावित्री को कुछ अजीब लगा और उसने पिता को धीरे से समझाने की कोशिश की कि बिना सोचे समझे कोई भी शर्त नहीं माननी चाहिए। लेकिन गोपाल ने भरोसा करते हुए सौदा मान लिया, क्योंकि उसे लगा कि सेठ जैसा बड़ा आदमी धोखा नहीं देगा। अगले ही दिन जब सेठ अपने लोगों के साथ खेत पर पहुंचा तो उसने अचानक घोषणा कर दी कि फसल जमीन में खड़ी है, इसलिए जमीन भी उसी की हुई। और ये सुनते ही गोपाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन सेठ ने शर्त का हवाला देकर सब अपने नाम कर लिया और देखते ही देखते वर्षों की मेहनत एक ही पल में उससे छिन गई। उस दिन के बाद से गोपाल बिल्कुल टूट गया और उसकी तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी। वो अक्सर रात को जागकर सोचता रहता कि अब उसकी बेटी का क्या होगा। और एक रात उसने सावित्री का हाथ पकड़कर कमजोर आवाज में कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसे अन्याय के सामने कभी झुकना नहीं है, क्योंकि सच की ताकत सबसे बड़ी होती है। और यही कहते कहते उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। उस रात सावित्री की दुनिया उजड़ गई, लेकिन उसने रोते रोते अपने आंसू पोंछे और मन ही मन कसम खाई कि वो अपने पिता के साथ हुए धोखे का जवाब जरूर देगी। इसके बाद कई महीनों तक वो चुपचाप सब देखती रही और सही समय का इंतजार करती रही। उसने गांव के लोगों की बातें सुनी, सेठ की चालों को समझा और धीरे धीरे अपनी योजना बनाती रही, ताकि एक दिन वो उसी की चाल उसी पर उल्टी कर सके। आखिरकार एक दिन वो अनाज से भरा ट्रैक्टर लेकर बाजार पहुंची और सीधे सेठ के पास जाकर बोली कि वो अपना अनाज बेचना चाहती है, लेकिन उसी शर्त पर जिस हालत में अनाज है उसी हालत में सौदा होगा। सेठ को लगा कि एक और आसान मौका उसके हाथ लग गया है और उसने तुरंत हाँ कर दी। जब ट्रैक्टर उसके घर पहुंचा तो उसने पहले की तरह चाल चलते हुए कहा कि ट्रैक्टर में अनाज है, इसलिए ट्रैक्टर उसका हुआ। लेकिन इस बार सावित्री तैयार थी और उसने तुरंत जवाब दिया कि पैसे घर के अंदर रखे हैं, इसलिए घर उसका हुआ। और ये सुनते ही सेठ पहली बार घबरा गया,
क्योंकि वही चाल जो उसने कभी गोपाल के साथ चली थी अब उसी पर भारी पड़ रही थी। मामला तुरंत पंचायत तक पहुंचा, जहां पूरा गांव इकट्ठा हो गया और सरपंच ने दोनों से अपनी अपनी बात रखने को कहा। सावित्री ने शांत आवाज में सबके सामने कहा कि पहले वो सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती है कि क्या कोई उसके पिता को वापस ला सकता है। और ये सुनते ही पूरा गांव खामोश हो गया, क्योंकि सब जानते थे कि उसके पिता की मौत के पीछे सेठ का लालच ही जिम्मेदार था। ये देखकर सेठ ने मामला शांत करने के लिए सोने की सिक्कों का प्रस्ताव रखा, लेकिन सावित्री ने साफ कहा कि उसे सिर्फ पैसे नहीं बल्कि न्याय चाहिए, और उसने कहानी की शर्त रखने का प्रस्ताव रखा कि जो झूठ बोलेगा वो हार जाएगा। सेठ अपने घमंड में ये सोचकर तैयार हो गया कि वो आसानी से जीत जाएगा, लेकिन जब सावित्री ने सबके सामने ऐसी कहानी सुनानी शुरू की जिसमें एक लालची आदमी अपनी ही चाल में फंस जाता है और पूरे गांव के सामने शर्मिंदा होता है, तो धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा कि वो कहानी दरअसल सेठ की ही सच्चाई है और अब उसके पास हार मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। आखिरकार पूरे गांव के सामने उसे मजबूर होकर 1500 सोने के सिक्के देने पड़े और जाते समय सावित्री ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा कि आज के बाद किसी गरीब को कमजोर समझने की गलती मत करना, क्योंकि गरीब के पास भले ही धन कम होता है, लेकिन उसकी मेहनत, उसका साहस और उसका आत्मसम्मान सबसे बड़ी ताकत होते हैं। उस दिन सोनगढ़ गांव ने पहली बार देखा कि सच्चाई और हिम्मत मिल जाए तो सबसे बड़ा अन्याय भी हार जाता है और एक अकेली बेटी भी अपने पिता के सम्मान के लिए पूरे गांव की सोच बदल सकती है।